बीजेपी ही कोई चलाता है के पास कांग्रेस वालों का नहीं चला कांग्रेस की यहाँ ये सब नहीं चलेगा भाई। नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिकल कॉस्मोस के पहले एपिसोड में आप सबों का स्वागत है। यहाँ मैं उन विषयों पर प्रकाश डालने की कोशिश करूंगा जो राजनीतिक सीमाओं में घिरे संवैधानिक ढांचों के असमंजस भरी परिस्थितियों को उजागर करने का प्रयास करता है और आगे भी करता रहेगा। आशा करता हूँ इसमें आपका साथ मुझे जरूर मिलेगा। आज का विषय है UAPA यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 और इसके आगे के संशोधित रूप। अंग्रेजों के भारत छोड़ने के बाद भारत के एकीकरण का त्योहार शुरू हुआ। कुछ अपनी इच्छा से तो कुछ नए भारत के प्रशासनिक दबाव के कारण भारत की सीमाओं में अपने भौमिक और वैचारिक सीमाओं के विलय के लिए तैयार हो गए, जिसमें आदरणीय सरदार वल्लभ भाई पटेल की कार्य कुशलता का जीवंत उदाहरण आज का आधुनिक भारत है। सर्वमान्य रूप से 26 जनवरी 1950 को भारत एकीकृत तो हो गया, लेकिन जैसा महाभारत में अर्जुन ने अज्ञानतावश श्री कृष्ण से कहा कि चंचलम ही मनः कृष्णा समाधि बलवत् दृढ़म् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरीव दुष्करम्, यानी ये मन बड़ा चंचल है, इसे वश में करना वायु को रोकने की भांति अत्यंत दुष्कर है। यह आपको श्रीमद् भगवत गीता के 6ठे अध्याय के 34वें श्लोक में मिल जाएगा। हालांकि अर्जुन की विवशता को दूर करने के लिए उस समय श्री कृष्ण जैसे महागुरु थे, लेकिन रजवाड़ों के बिखराव से लबालब नए भारतवर्ष आजादी के बाद ना तो अर्जुन की भांति एकीकृत होने की जिज्ञासा रखता था, ना ही श्री कृष्ण जैसे महागुरु इसके मार्गदर्शन को थे। परिणाम स्वाभाविक है, भारत के टूटने का खतरा हमेशा बना रहता था। इसी डर ने सर्वप्रथम UAPA की संकल्पना को जन्म दिया। हालांकि क्रियान्वयन का तरीका अंग्रेजों के बनाए पुराने कानून से काफी ज्यादा प्रभावित था। साथ ही चारू मजुमदार द्वारा शुरू हुए नक्सलवाड़ी आंदोलन ने इसकी संकल्पना की जड़ों को और गहरा कर दिया। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू 1963 में UAPA की रूपरेखा संसद में पेश की। हालांकि विपक्ष के हमलावर होने पर 2 बार इसे वापस भी लिया गया, लेकिन अंततः 1967 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की अगुवाई में इसे लागू किया गया। हालांकि उस समय भारत को तोड़ने के प्रयासों को विफल करने के लिए इसका होना जरूरी भी था, लेकिन किसे पता था कि इस कानून का इस्तेमाल कालांतर में सरकारें अपने विरोध को दबाने के लिए करेंगी। स्टीन स्वामी जैसे वृद्ध से लेकर धार्मिक चेहरे जैसे प्रज्ञा ठाकुर भी इसका शिकार बन चुके हैं। कुछ तो ऐसे हैं जिन्होंने 11 साल बिता दिए अंधेरी काल कोठरी में इस उम्मीद में कि शायद निर्दोष होने की सजा कम हो जाए। इस कानून की सबसे बड़ी समस्या ये है कि गिरफ्तार तो आपको NIA के द्वारा पेश सबूतों के आधार पर किया जाएगा, लेकिन आपको बेकसूर स्वयं की क्षमता से ही होना होगा। अगर क्षमता है तो छूट जाएंगे, अगर नहीं है तो पीस दिए जाएंगे। इसकी एक खास बात और है जो इसे और भी ज्यादा अन्यायपूर्ण बनाती है, वो ये है कि इसमें ना तो सीधे तौर पर आतंक और ना ही आतंकवादी को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। हालांकि UAPA की धारा 15 में अस्पष्ट रूप से इसे थोड़ा बहुत परिभाषित तो जरूर किया गया है, जैसे भारत की एकता और अखंडता, सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा या संप्रभुता को खतरे में डालने या धमकाने के इरादे से की गई कोई कार्रवाई UAPA के तहत आती है। सीधे तौर पर यह स्पष्ट भी लगता है, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि यह तय कौन करेगा कि कौन सा काम एकता और अखंडता को तोड़ने वाला है और कौन सा नहीं, क्योंकि इसे परिभाषित करने की पूर्ण शक्ति सरकार को सीधे तौर पर है। यानी ये सरकारों की मंशा पर निर्भर करता है कि कौन आतंकवादी है और कौन नहीं। हो सकता है दोस्तों आप में से कुछ इस बात से इत्तेफाक भी रखते हो कि इतनी सख्ती शायद ठीक हो, लेकिन सख्ती सिर्फ तभी तक अच्छी लगती है जब तक दूसरों पर की जाए। जब स्वयं का गिरेबान फंसा हो तो निर्दोष होने की सच्चाई स्वयं आपके अपने आंसुओं में जगह बना लेती है।
गृह मंत्रालय ने 2018 में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीबीआरबी द्वारा जारी रिपोर्ट में यूएपीए के अंतर्गत गिरफ्तार लोगों की संख्या का विवरण दिया, जिसमें 2016 से 2018 में लगभग 272 में से 92 और 317 में से 41 पर चार्जशीट हुई। वहीं 2019 और 2020 की बात करूं तो चार्जशीट केवल 41 पर हुई। मशहूर पत्रिका बिजनेस स्टैंडर्ड के मुताबिक इन मामलों में 67% लोग निर्दोष साबित हुए। कश्मीर के बाबा बशीर अहमद 11 साल जेल में रहने के बाद गुजरात हाईकोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया और मुझे लगता है कि इसे धर्म के चश्मे से ना ही देखा जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि इस कानून ने धर्म की सीमाओं को कभी अपना पैमाना नहीं बनने दिया। क्योंकि अगर ऐसा होता तो स्टीन स्वामी, गौर चक्रवर्ती और कन्हैया कुमार का नाम न जुड़ता। यह कानून पहले से तो अन्यायपूर्ण था ही, लेकिन हालिया मोदी सरकार ने इसे असीमित कर दिया। पहले यह कानून केवल समूहों पर लगाया जा सकता था, लेकिन 2020 में हुए हालिया संशोधन के बाद संसद चाहे तो किसी भी व्यक्ति को अपने गजट में प्रकाशित कर आतंकवादी नामित कर सकती है और उसे कारागार की धीमी रोशनी में तैरने के लिए बांध सकती है, क्योंकि आवेदन और निर्णय की प्रक्रिया भी सरकारी बाबुओं के हाथ में है। भीमा गोरेगांव केस ने कई लोगों की आंखें खोल दी है इस कानून के विषय में। बात यहाँ तक खत्म हो जाती तो भी एक आम नागरिक जो सरकार की नीतियों का विरोध करता है संतुष्ट हो जाता, लेकिन यह तो केवल एक पहलू है। न केवल इतना ही, बल्कि अब एनआईए के महानिदेशक ही सर्वसर्वा है। पहले ऐसे किसी भी मामले में गृह मामलों के महानिदेशक की आज्ञा आवश्यक थी, लेकिन अब एनआईए के महानिदेशक चाहे तो गिरफ्तार भी कर सकते हैं और यूएपीए के अंतर्गत फंसे किसी व्यक्ति की संपत्तियां भी जब्त कर सकते हैं। गत बीते दिनों में नताशा नरवाल, देवांगना अर्पिता और आसिफ इकबाल पर हाईकोर्ट की टिप्पणियां काफी सराहनीय है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट की दलीलों से भले ही संतुष्ट नहीं है, लेकिन इसके दुरुपयोग की बात को उसने नकारा भी नहीं है और पुलिस की भूमिका पर सवाल भी खड़े किए हैं। वहीं स्टेन स्वामी को 8 महीने तक कैद में रखा गया और इस बात की भी फिक्र नहीं की कि उनकी उम्र अब तकाजे के काबिल हो चली है। वो कौन सी मजबूरी थी कि एक 80 साल के बुजुर्ग को एक स्ट्रॉ से पानी पीने की इजाजत देने में 1 महीने का समय लग गया। सोचिएगा जरूर, क्योंकि आपकी चुप्पी भविष्य में सरकार के मनोबल को बढ़ने में मदद करेगी। जिस स्टेन स्वामी पर मीडिया ने तरह तरह के सवाल उठाए, उसी के कामों की प्रशंसा बॉम्बे हाईकोर्ट ने की। कहा कि इनका जीवन शानदार आदिवासी क्षेत्रों में किए गए कार्यों की मिसाल है। जरा सोच कर देखिए कि मीडिया की क्या हालत है कि वो खुलकर हाईकोर्ट की प्रशंसा भी नहीं दिखा सकते। यहाँ मीडिया की भूमिका भी संदेह के घेरे में आ जाती है। मसलन जब कन्हैया कुमार को कथित तौर पर जेएनयू में लगे नारों के आधार पर गिरफ्तार किया तो मीडिया ट्रायल्स में कोर्ट से पहले मीडिया ने ही उसे चीख कर देशद्रोही साबित कर दिया। लेकिन जब उसके केस में फॉरेंसिक ने उसकी वीडियो को डॉक्टर्ड बताया, यानी आसान भाषा में कहूं तो उसके वीडियो में एडिटिंग कर बाद में वो नारे जोड़े गए, तो ये मीडिया ने क्यों नहीं दिखाया? चलिए इसे छोड़िए। न्यायिक प्रक्रिया में आतंकवाद से जुड़े मुद्दों पर चार्जशीट की समय सीमा अधिकतम 180 दिनों की है, लेकिन कन्हैया कुमार पर अभी तक चार्जशीट नहीं हुई। क्यों? बात किसी के देशद्रोही होने की नहीं है, बात इसकी है कि सरकार का विद्रोह राजद्रोह होता है, देशद्रोह नहीं। अगर आजादी के समय के लोग राजद्रोह को देशद्रोह समझते तो कोई चंद्रशेखर आजाद, कोई भगत सिंह और आज भारत के सिरमौर न होते। मेरी इस बात पर गौर जरूर कीजिएगा और विचार भी, क्योंकि आपकी जागरूकता आपके बच्चों की आजादी की गारंटी है और आपकी सुप्तावस्था खामोश बेड़ियों को आमंत्रित कर रहे हैं। अगर यह आपको वीडियो समय का उपयोग लगा हो तो लाइक करें, शेयर और कमेंट जरूर करें। नमस्कार।